क्रिएट टेबल, टेबल नेम हमारे पास है कॉपी ऑफ EMP, सेलेक्ट टैरिफ फ्रॉम EMP। ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। डिस्क्राइब कॉपी ऑफ EMP, तो ये कॉलम हमारे पास शो हो गए। अब कौन सा कॉलम हमें मज़ीद चाहिए? तो मसला ये है कि या तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप एक नए टेबल के अंदर स्टोर कर दें, सारी की सारी कौन सी, EMP का कंप्लीट रिकॉर्ड, प्लस आप अलाउंस ले रहे हैं, टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट सैलरी ले रहे हैं, ये सारा का सारा अमाउंट एक नए टेबल के अंदर आप स्टोर कर दें। सही। इसके अलावा एक तरीका और भी है स्पेस को रिड्यूस करने का, स्पेस को सेव करने का। वो ये है कि ये टेबल, ये रिकॉर्ड तो आपके EMP टेबल में भी रखा हुआ है, ठीक है। बजाय इसके कि इसको ही रिकॉर्ड यूज़ करें, हमने कहा कि आप ऐसा कर लो कि इसको हटाइए, से आप सिर्फ एक कॉलम ले लें EMPNO का, बस। इससे फ़ायदा क्या होगा? कॉपी अंडरस्कोर EMP, कौन से नंबर आ जाएंगे? एम्प्लॉय ID के। स्टेटमेंट को गौर से देख के बताएं कि इसमें नंबर आ चुके हैं या नहीं आ चुके। सिर्फ स्ट्रक्चर आया, नंबर नहीं आया इसके अंदर। हमने कहा कि ऐसा करो कि अल्टर टेबल कॉपी अंडरस्कोर EMP ऐड कर लो इसके अंदर एक और कॉलम, कौन सा, अलाउंस का। कैसा होगा? नंबर टाइप के अंदर, और लेंथ कितनी होगी? मैक्सिमम 5 बहुत है। एक कॉलम इसमें मज़ीद ऐड कर दिए, ठीक है। एज इट इज़ इसके अंदर एक और कॉलम ले लें टैक्स के लिए, एक और कॉलम हो गया। अच्छा, नेट सैलरी भी हम कंप्यूट करेंगे, चाहें तो नेट सैलरी को भी स्टोर कर दें, और नेट सैलरी रन टाइम पर कंप्यूट भी हो सकती है, ठीक है। जो वैल्यू रन टाइम के ऊपर आप गेट कर सकते हैं उसको स्टोर करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर स्टोर करवाएंगे तो परफॉर्मेंस और डाउन होती चली जाएगी। जहां आपके पास 3 वैल्यू आ रही हैं वहां 4 वैल्यू आएंगी। जब 3 के बजाय 4 वैल्यू आ रही हैं तो जाहिर सी बात है डेटा गेट करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। आपके पास अगर 1000 रिकॉर्ड हैं तो 3 कॉलम से 3000 वैल्यूज़ आ गई, लेकिन अगर एक वैल्यू आपने और बिला वजह बढ़ा दी तो वो 1000 एक्सीड कर जाएगा। सही। तो जो वैल्यू रन टाइम के ऊपर आप गेट कर सकते हैं, कोशिश ये करें कि उसको स्टोर नहीं करवाएं। सही। यही ऑब्जेक्ट मैंने दिया था आपको मार्कशीट के लिए, उसमें वैल्यू कम थी। वैल्यू कम मतलब उस जैसा हमारे पास कोई टेबल था ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं था, तो वो तो आपको पूरा का पूरा टेबल ही क्रिएट करना पड़ेगा। वो ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि इसमें एक रिकॉर्ड ऑलरेडी EMP टेबल के अंदर मौजूद है और हम कुछ सेविंग चाह रहे हैं, लिहाजा हमें थोड़ी सी सोच समझ के स्टेप लेने होंगे। कॉलम ऐड कर दिए हमने। अब कॉलम कौन सा आ गया हमारे पास? कॉपी अंडरस्कोर EMP। ये कॉलम हमारे पास 3 शो हो गए, ठीक है। नेट सैलरी हम खुद गेट कर लेंगे, कमीशन हमारे पास EMP के अंदर मौजूद है, सैलरी EMP के अंदर मौजूद है, और क्या लिया था? ये क्लास रिडक्शन भी लिया था। चलें कॉलम रिडक्शन का भी लगा दें इसमें। ऐड डिडक्शन, और डिडक्शन की वैल्यू हमारे पास ये हो गई, ठीक है।
असाइनमेंट जो था ना आपका इस पूरा स्कूल के अंदर अवेलेबल है, आपको सिर्फ 2 वैल्यू मर्ज करके डेटा उठाना था। ये कॉलम है हमारे पास, ई नेम ईएमपी टेबल से आएगा, डीपीटी ईएमपी टेबल से आएगा, डेजिग्नेशन मतलब जॉब भी ईएमपी से आएगी, बेसिक सैलरी आप प्रोवाइड करेंगे, एक कॉलम ये चाहिए होगा हमें, अलाउंस देंगे, डिडक्शन देंगे, कमीशन ईएमपी टेबल में, एनुअल सैलरी हम खुद गेट कर लेंगे, टैक्स हमें चाहिए, नेट सैलरी हम रन टाइम पे ले लेंगे, बेसिक सैलरी चाहिए होगी। बेसिक सैलरी कहाँ पर है? ईएमपी के अंदर जो सेल का कॉलम है वो बेसिक सैलरी ही तो है। इसका मतलब है सारे काम पूरा हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, ये हमारे पास एक कंप्लीट सैलरी शीट थी। पूरी शीट को यहाँ से गेट कर लें। इसके अंदर टैक्स वगैरह सभी कुछ था ना, सभी कुछ मौजूद है इसके अंदर। एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, डेजिग्नेशन, अलाउंस, डिडक्शन, कमीशन, एनुअल सैलरी, टैक्स और नेट सैलरी, पूरी कंप्लीट शीट है। ये पूरी की पूरी शीट हमने ली और अपने लेकर आ गए हम करंट फाइल में। जहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो सब रोक लीजिएगा, बता दीजिएगा। ये हमारे पास एक कंप्लीट शीट आ गई। अच्छा ये शीट तो सारी रन टाइम पे गेट हो रही थी। उसको सेव करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो आप रन टाइम जैसे ही शो करवाएंगे तो कंप्यूट करके शो कर देंगे। भाई आपके पास एक मार्कशीट थी ना, अब मार्कशीट जब बनने जा रही है तो आपने यूज़र का रोल नंबर लिया, रोल नंबर लेते ही यूज़र की डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन आ गई। अभी हमारे पास कोई ऐसा टेबल ही नहीं, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र से ले ली, क्लास भी ले ली, रोल नंबर भी ले लिया, नेम भी ले लिया, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी ले लिए। क्या टोटल नंबर भी आप लेंगे उससे? परसेंटेज भी लेंगे उससे या ग्रेड भी लेंगे? नहीं, इसको आपने खुद कंप्यूट करना होगा। तो जब खुद ही कंप्यूट आपको करना है तो फिर इसको स्टोर करने की ज़रूरत क्या है? नेम, आईडी, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन विद 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करवा दें। जब वो आपसे कहे कि सैलरी शीट दे दें, मार्कशीट दे दें, तो उन सब्जेक्ट्स को लेके, रिकॉर्ड को लेके सम करवाएं, परसेंटेज लें और देखें कंबाइन यही कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक कंप्लीट शीट थी, इसके अंदर ये रिकॉर्ड गेट हो रहा था, यहाँ से ये वैल्यूज़ आ रही थी। अभी हमने करना है क्या है? अभी हमने ये करना है कि रिकॉर्ड लेकर आना है ईएमपी टेबल से। सैलरी शीट, इसको हम ईएमपी टेबल से भी इंफॉर्मेशन लाए थे, ये वाली। एक क्यूरी हमारे पास ये मौजूद है। इस क्यूरी को यहाँ एक मैंने ब्लॉक बना दिया ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जी सेकंड प्रोग्राम से कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर आया। यहाँ पर मैं नई इन्फॉर्मेशन को पुट कर रहा हूँ जो सेकंड शीट से मैंने उठाई है। ये 3-4 लाइनें क्या कर रही हैं? सिलेक्ट ई नेम, कॉमा जॉब, कॉमा सेल, डिपार्टमेंट नंबर, कमीशन, एमजीआर, हायर डेट इनटू दिस फील्ड फ्रॉम ईएमपी। ये क्या करेगा कि आप एक आईडी देंगे और आपने जो भी आईडी दी ईएमपी टेबल में जाएगा और वहाँ से रिकॉर्ड लेकर आ जाएगा।
सही। अच्छा, जब आप रिकॉर्ड डेटाबेस से लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए होंगी। यहाँ हम एक वेरिएबल चाहिए v_empno। डेटा टाइप कैसी होगी, नंबर, कॉलन इक्वल टू m% ऑफ empno। आप यूज़र से एक empno का नंबर ले लें। नेम हमें नहीं चाहिए यूज़र से, ये तो टेबल से आएगा। डिपार्टमेंट नंबर नहीं चाहिए, कॉलन इक्वल टू 0। डेजिग्नेशन हमें नहीं चाहिए यूज़र से, ये भी टेबल से आएगी। बेसिक सैलरी नहीं चाहिए, कॉलन इक्वल टू 0। अलाउंस हमें लेना होगा क्योंकि अलाउंस ईएमपी टेबल में स्टोर नहीं है, ये यूज़र हमें खुद देगा। डिडक्शन नहीं है टेबल के अंदर, ये यूज़र खुद देगा। कमीशन टेबल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। एनुअल सैलरी नहीं चाहिए, ये हम खुद कंप्यूट करेंगे। टैक्स हम खुद कंप्यूट करेंगे और नेट सैलरी हम खुद कंप्यूट करेंगे, सही। इसके लिए काम और कर लें कि यहाँ हमने ये वेरिएबल ईएमपी टेबल के हैं। डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अलाउंस, यहाँ तक। और इसमें कौन सा होगा, कमीशन भी होगा। कमीशन भी आ गया। नॉन डेटाबेस, जो टेबल के अलावा हमें चाहिए थे। अच्छा जी, यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, v_ ename। अब ये देख लें कि ये तमाम तरह वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। पहले कौन सा है, ename। ename को हमने कहाँ स्टोर करवाया, vname के अंदर। तो vname का वेरिएबल है, यहाँ हमने ले लिया v_name। ये वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया। vname के बाद कौन सा है, vjob। तो इसको हमने ले लिया v_job के लिए। इसके बाद कौन सा कॉलम है, v_sale। तो ये लिया हुआ है बेसिक सेल, तो बेसिक सेल को कन्वर्ट कर दें v_sale के अंदर। इसके बाद कौन सा है, v_डिपार्टमेंट। तो डीपीटी तो ये है, इसके लिए v_dpt भी कर दें। v_कमीशन, कमीशन का कॉलम ये है, v_कमीशन कर दिया। v_mgr, mgr यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो इसके ले लिया v_mgr। डेटा टाइप कैसी होगी, नंबर, कॉलन इक्वल टू 0। उसके बाद v_hire date, v_hire date। डेटा टाइप कैसी होगी, डेट टाइप की होगी। बाकी फ्रॉम scott.emp वेयर empno इज इक्वल टू v_empno। तमाम के तमाम तर वेरिएबल्स हमें मिल गए, ठीक है जी। आपने एक नंबर दिया 7788, क्यूरी एग्जीक्यूट हुई और उसने क्या किया, 7788 के तमाम तर रिकॉर्ड हमारे इन वेरिएबल्स में मूव कर दिए। इसका मतलब ये कि तमाम तर फील्ड फिलअप हो चुकी, डेटा हमें मिल चुका। जब डेटा मिल चुका तो यहाँ आ गए, हमने कहा एनुअल सैलरी कैलकुलेट करो। कौन से वेरिएबल की, v_sale की एनुअल सैलरी आ गई। जॉब चेक करो, तो जॉब हमारे पास अब जो वेरिएबल है वो कौन सा है, v_job। तो हमने कहा कि इफ़ v_job इज इक्वल टू सेल्समैन, तो क्या करो, v सेल का इतना % कैलकुलेट करो। अगर जॉब क्लर्क है तो v_सेल का इतना कैलकुलेट करो। अदरवाइज क्या करो, कमीशन को नल पे सेट कर दो, ठीक है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि ये कमीशन हमने कंप्यूट की थी,
और कमीशन हमारे पास ईएमपी टेबल में भी है, ठीक है। फिल वक्त मैंने इसको अपडेट तो कर दिया, लेकिन ये इसको हम आगे आके बोनस से कन्वर्ट कर देंगे। अभी फिल वक्त इसको रोक दें, आगे ले आकर इसको हम बोनस में कन्वर्ट कर देंगे। पहले अपना एक सिंपल टास्क परफॉर्म करते हैं। एनुअल सेल का वेरिएबल वही है, एनुअल सेल चेक करो। अगर 15,000 है तो क्या करो, v_सेल का कैलकुलेट कर लो 5%। अगर एनुअल सेल 15 इस अमाउंट के है तो बेसिक सेल यानी वी सेल का इतना टैक्स कैलकुलेट करो। अदरवाइज क्या करना है, इतना अमाउंट कैलकुलेट करना है। नेट सैलरी आ गई और इस नेट सैलरी को यहाँ पर डिस्प्ले करो। अब डिस्प्ले के अंदर हमारे पास जो नए नाम थे वो क्या थे, v_e नेम, v_dptno, v_सेल। चलिए इसके बाद v_जॉब। अलाउंस को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, डिडक्शन को नहीं किया। कमीशन v_कमीशन, एनुअल सैलरी वही है, टैक्स वही है और नेट सैलरी वही है। क्या चीज़, बेसिक सैलरी नेट सैलरी के ऊपर नेट सैलरी v_सेल, बाकी ठीक है। और कमीशन आ गया v_कमीशन, और बस एंड। देखें रिकॉर्ड क्या एरर दे रहा है कोई। अभी सिर्फ कैलकुलेट करेगा, अभी हमने टेबल में स्टोर नहीं करवाया। अभी सिर्फ चेक कर रहे हैं कि वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। कह रहा है अलाउंस दे दें, हमने कहा कि 500 का अलाउंस से डिडक्शन इसकी 100 है। कह रहा है कि ये सैलरी बनेगी। नेम यूज़र का स्कॉट है, डिपार्टमेंट नंबर 20 में है। ये कहाँ से आया, ईएमपी टेबल से। बेसिक सैलरी कितनी है, 3100। जॉब क्या है इसकी, एनालिस्ट। ये दो अमाउंट हमने अभी इंटर किए हैं, अलाउंस और डिडक्शन। कमीशन इसकी कोई भी नहीं है। कह रहा है एनुअल सैलरी इसकी ये बन रही है, टैक्स इसका इतना कंप्यूट होगा और नेट सैलरी इसकी ये आ रही है। इसको आप इस तरह से वेरीफाई कर लें। सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ईएमपी वेयर EMPNO इक्वल टू 7788। देखें यही रिकॉर्ड है हमारे पास। स्कॉट, डिपार्टमेंट नंबर 20, सैलरी कितनी है 3100। ये सब इंफॉर्मेशन EMP टेबल से। एनालिस्ट, अलाउंस और डिडक्शन ये भी हमने रन टाइम पे दिए थे, अलाउंस और डिडक्शन। कमीशन इसकी नल है। एनुअल सैलरी हमने खुद कैलकुलेट की है, टैक्स हमने खुद कैलकुलेट किया है और नेट सैलरी हमने खुद कैलकुलेट की है। सही किया क्या कि दोनों आपके पास पहले से प्रोग्राम बने हुए थे, दोनों को मर्ज करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ये इंफॉर्मेशन है इसकी। ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया हमारा। सही। अब क्या करना है, अब करना ये है कि इस इंफॉर्मेशन को जो ये शीट दिखाई है इसने, इसको इंसर्ट करना है copy_EMP के अंदर। ठीक है, यहाँ तक तो इसने हमें शीट दिखाई दी। अब हमने कहा कि इंसर्ट इनटू copy_EMP। कौन से कॉलम में इंसर्ट करें, उसके EMPNO के अंदर इंसर्ट करें। और कौन सा कॉलम था उसके अंदर, अलाउंस था। अलाउंस के अलावा डिडक्शन था और टैक्स था।
यहाँ ये सारे कॉलम अवेलेबल हैं हमारे पास। वैल्यूज़ क्या क्या होंगी? EMPNO के लिए वैल्यू हमारे पास है V_EMPNO। अलाउंस के लिए कॉलम हमारे पास है, अलाउंस का ही कॉलम है, कॉमा। डिडक्शन के लिए डिडक्शन ही कॉलम है, और टैक्स के लिए टैक्स का ही कॉलम है। ये वैल्यू हमने कहा इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर दो, और साथ ही साथ कमिट। ठीक है। डबल 788 अलाउंस हमने कहा कि इसका 1000 है, और डिडक्शन इसकी 200 है। कह रहा है कि रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर दिया। सही। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम copy_EMP। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई। अब क्या हुआ? 7788 ये दोनों जगह पर है, दोनों जगह पर EMP में भी है और आपके इस टेबल के अंदर भी मौजूद है। और ये दोनों जगह क्यों रखा? ताकि आप डेटा को गेट करने के लिए ज्वाइनिंग कर सकें। सही। अच्छा, इसके अलावा अलाउंस EMP में नहीं है, अलाउंस हमारे इस टेबल में आ गया। डिडक्शन हमारे EMP टेबल में नहीं है, डिडक्शन हमारे इस टेबल में आ गया। स्कॉट EMP में, 20 EMP में, सैलरी EMP के अंदर है, एनालिस्ट EMP के अंदर है। ये दोनों नहीं थे, इन दोनों को हमने यहाँ क्रिएट कर लिया। कमीशन EMP के अंदर मौजूद है। एनुअल सैलरी हमें कहीं पर भी नहीं चाहिए। जब जब आप एनुअल सैलरी मांगेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 करके आपको एनुअल सैलरी दे देंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर ये शो किया है। ठीक है। इसके अलावा टैक्स का अमाउंट EMP में नहीं है, लेकिन हमारे इस टेबल के अंदर मौजूद है। और नेट सैलरी ये कहीं पर भी नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि वहाँ नंबर में होगा, पॉइंट नहीं दिया होगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, कॉमा, कॉपी ऑफ EMP वेयर EMPNO इक्वल टू क्या कह रहे हैं, कम्बिनेशन। ओके जी, चलें इसको ऐसा कर लें। कॉलम कौन से हमारे पास? हमने कहा कि जी हमारे पास कॉलम है E.EMPNO, ई नेम, इसके अलावा E सेल, E.जॉब, E.डिपार्टमेंट नंबर, कॉमा, C कॉपी ऑफ EMP .EMPNO, कॉमा, C डॉट क्या है आपके पास, अलाउंस, कॉमा, C डॉट टैक्स, कॉमा, C डॉट DED फ्रॉम EMP E। ठीक है जी। ज्वाइन कॉपी ऑफ EMP C, किसके ऊपर ज्वाइन करना है? किस पे करें? ऑन E.EMPNO इक्वल टू C.EMPNO। दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन। तमाम तरह वैल्यू EMP टेबल से। कहाँ से? EMPNO से लेकर डिपार्टमेंट तक, EMPNO से लेकर डिपार्टमेंट तक। उसके बाद C.EMP से लेकर डिडक्शन तक, ये जो हमने EMP को दोनों जगह रखा था ना, उसकी वजह ये थी
अभी तो एक ही रिकॉर्ड है, अभी आप किसी और का रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ भी तो कॉपी एमपी के अंदर क्रिएट होगा, तो मल्टीपल ज्वाइनिंग चाहिए होगी। अब जो आपने टास्क परफॉर्म किया था वो इससे मैच हो रहा था, ये टास्क था। और एक इससे जो इससे भी आसान दिया था वो ये था कि जो आप मार्कशीट बना रहे हैं उसको कंप्लीट को टेबल बनाकर स्टोर कर दें। वो तो आपको सिर्फ यही करना था कि मार्कशीट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं बिल्कुल वैसे ही फील्ड बनाएं, सारी मार्कशीट डिस्प्ले करें और लास्ट में जैसे हमने लिखा है इंसर्ट इनटू मार्कशीट, इंसर्ट करवा दें बस। ये तो फिर भी ज्वाइनिंग है, इसमें टास्क बढ़ गया, उसमें सिंपल था। आप में जिन्होंने ये टास्क परफॉर्म किया था इसके नेरेस्ट थे या जैसा हो गया था? मैंने किया था, लेकिन ये जो आपकी डुप्लीकेशन है टाइप था वो सब भी ऐड करा दिया था स्टेज। पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ गया था। अब मसला ये है ना कि देखें, एक चीज़ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो आइटम आप दोबारा क्यों लेकर आओगे? आपके पास एक पेन है, ब्लू कलर का पेन है, एक स्पेसिफिक कंडीशन में जो आप यूज़ करते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है, आप वैसे ही एक और पेन लेकर आओगे, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो डेटा आपके पास रखा हुआ है उसको बार बार स्टोर करने का फ़ायदा ही क्या? बैकअप का सिनेरियो कुछ और है, वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन जहाँ आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो फिर इन अदर इन्फॉर्मेशन को रखने का फ़ायदा ही क्या? ऑरेकल RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल का ज्वाइन कंडीशन यही तो है, बड़ा एडवांटेज यही है इसका, उसी से हमने फ़ायदा उठाया। अब बजाय इसके ये भी हो सकता था कि आप इन सारे कॉलम्स को लेके एक नया टेबल बना दें, सिंपल वहाँ पे स्टोर करें और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉपी एमपी कर लें, मसला ख़त्म हो गया। लेकिन ये तमाम तर वैल्यू डबल डबल इंसर्ट हो जाती, ईएमपी में भी रखी हुई है, वहाँ भी रखी हुई है। मास्टर डिटेल जो आप बनाते हैं ना, तो मास्टर डिटेल बनाने की वजह सिर्फ ये नहीं होती कि मास्टर होगा तो फिर डिटेल क्रिएट होगा, डीपीटी अगर डिपार्टमेंट है तो ईएमपी में क्रिएट होगा। इसकी वजह ये भी है, रिपीटिंग वैल्यू को आप रिपीट नहीं करते बल्कि एक पर्टिकुलर मास्टर टेबल के अंदर सेव कर देते हैं और जस्ट रेफरेंस कर रहे होते हैं। वरना ईएमपी के अंदर जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट नंबर 30 है वहाँ वहाँ डिपार्टमेंट के साथ एक फील्ड और आती, डिपार्टमेंट नेम की, एक फील्ड और आती लोकेशन की, जो बार बार रिपीट हो रही होती। तो रिपीटेशन से बचने के लिए हमने क्या किया, उसका मास्टर क्रिएट कर दिया ताकि स्पेस कम से कम यूज हो। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, इस क्यूरी को लेकर हम रिकॉर्ड गेट कर सकते हैं। रिकॉर्ड गेट हो गया ना ये। इसी को लेकर जब आपके पास सैलरी भी आ गई, आपके पास अमाउंट भी आ गया, टैक्स भी सब कुछ है, तो इसको लेकर आप नेट सैलरी नहीं बन सकती, इसकी नेट सैलरी नहीं बन सकती। कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट जो आप करेंगे ना वो डेटाबेस से डेटा फैच करने से ज़्यादा फास्टर होगा, क्योंकि डेटाबेस से जब आप डेटा गेट करेंगे तो आप सर्वर से इंफॉर्मेशन ला रहे होगे, ये आपके अपने क्लाइंट पर ही मौजूद है। जो चीज़ आप कहीं और से लाएंगे वो यकीनन टाइम कंज्यूम करती है, जो आपके पास अपने अवेलेबल है ना वो ज़्यादा फास्टर होती है, हमेशा फास्टर होती है। तो हमेशा रखें कि जो वैल्यू आप रन टाइम के ऊपर गेट कर सकते हैं उसको स्टोर कभी भी मत करवाएं। अब ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आ गई, लिहाजा अब आप इसके लिए सारा काम नेट से लिए एटलीस्ट बना सकते हैं। वैसे तो टैक्स भी कैलकुलेट हो सकता था, टैक्स भी आप रन टाइम पे कैलकुलेट कर सकते थे, इसको यहाँ स्टोर करवाया है। अगर नहीं भी करवाएं तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये आपके कोड में कैलकुलेट हो रहा है। ये रहा पोर्शन, इसको भी अगर स्टोर नहीं करवाते तो भी मसला हल हो जाता। ठीक, जो इन्फॉर्मेशन आपको नेसेसरी होती हैं कोई रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए वो आप यूज़र से लें और उसको टेबल में वन टाइम स्टोर कर दें, बार बार नहीं करें। आप अपने कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर एडमिशन फॉर्म से वन टाइम तो फिल करते हैं, कब तक रहता है, जब तक आप वहाँ पर मौजूद हैं। स्कूल लाइफ तक लॉन्ग होती है, मैट्रिक तक आपके पास सबमिट हुआ हुआ है, सम इन्फॉर्मेशन बोर्ड वगैरह के लिए चाहिए होता है, वरना वो स्कूल आपसे नहीं लेता, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वन टाइम जा चुकी है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप वन टाइम यूज़र से ले चुके हैं ना, उसे कभी भी दोबारा मत लीजिए। अब ये टेबल्स हम जो एक्सेस करेंगे सर, ये बफर से हम एक्सेस करेंगे या डेटाबेस
अब तो टेबल में चला गया, ये अब टेबल के अंदर मौजूद है। कॉपी अंडरस्कोर EMP वहाँ इंसर्ट करवा दिया, अब तो परमानेंट हो गया। और साथ ही साथ हमारे उस कोड के अंदर पक्का काम है, अब डेटा कहीं भी नहीं जाता जब तक आपकी डेटाबेस मौजूद है। और शायद आपकी और हमारी डेटाबेस जो नॉर्मली ट्रेनिंग मोड पर होती है वो तो समटाइम करप्ट हो भी जाती है, प्रोफेशनल में ऐसा नहीं होता, सर्वर ऑफ होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो ये तो चलती रहती है बल्कि। ठीक है जी, अब कौन सा समय आया? अब आपने एक काम करना है और आज ही करना है, बहुत सिंपल सा है। आपने देखा मैंने कॉपी पेस्ट किया है सारा, और ये टास्क भी आपके इस शीट के अंदर मौजूद है। हमने पहले बनाई थी मार्कशीट, गौर से देखिएगा, और ये आपने मुझे दिखा के जाना है आज। ये रही मार्कशीट, पूरी शीट यही रहेगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। सही, आप बस इन फील्ड को लेकर एक टेबल बनाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन आप यूज़र से ले रहे हैं, जिसकी शीट बन रही है, उसे टेबल में इंसर्ट भी करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी सैलरी शीट की है, ऐसा आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड मार्कशीट का बनाएंगे। ये पूरी शीट क्या है, आपने रोल नंबर दे दिया, स्टूडेंट नेम दे दिया, क्लास दे दी, रोल नंबर दे दिए, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए, उसने आपको परसेंटेज दिखा दी, टोटल दिखा दिया, ग्रेड दिखा दिया, कि तमाम तरह इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई और जाके टेबल में स्टोर भी हो गई। तो आपको पहले टेबल क्रिएट करना है, उसके बाद इसको टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है परमानेंटली। ठीक है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। अभी मैंने कुछ लम्हे पहले बार डिस्कस कर दिए, अब ये डिसीजन आपको लेना है, और आप आज ये मुझे करके दिखा के जाएंगे। हमेशा बस शुरू से आपसे ये कहता आ रहा हूँ कि PL अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो होगी, अगर आप छोड़ देंगे ना, छोड़ो अगला टॉपिक कर लूँगा, तो ये दलदल है, पेंडिंग में आता रहेगा, कल तो कभी आता ही नहीं, उलझ जाएंगे आप। और आगे फॉर्म के बैकअप पर PL है, अगर फॉर्म आप करेंगे ना तो उसके बैकअप पर PL है। डेटा जनरेट करने के लिए क्यूरी जो अभी आपने यूज़ की, सेम क्यूरी यूज़ होती है, सेम क्यूरी यूज़ होती है। तो फॉर्म अगर करना है तो फॉर्म के लिए PL भी करनी पड़ेगी। मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती, आपका टाइम चाहिए होता है, आपकी तवज्जो चाहिए होगी बस। अभी आपके सामने था, मैंने सारा कॉपी पेस्ट किया, और ये असाइनमेंट भी आपके इस स्कूल में रखा हुआ है, क्लास 3 के स्कूल में रखा हुआ है। आपको सिर्फ एक टेबल बनाना है और कुछ फील्ड के बारे में डिसीजन लेना है कि इनको स्टोर करूं या नहीं करूं, और जस्ट स्टोर कर देना है बस। ठीक है, फिर हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। जो आप खुद करेंगे ना, मैंने पहले भी कहा था, वही आप सीख भी रहे हैं। अभी जो मैंने ये शीट ज्वाइन करके बनाई है, अगर इसको आप दोबारा से स्टडी करके ट्राई कर लेते हैं तो शायद कुछ गेन कर पाएँ। अदरवाइज़ ये बन गई, इट्स ओके, आप भी सेटिस्फाई, बात ख़त्म। लेकिन एक हफ्ते बाद आप दोबारा ट्राई करोगे, शायद आपसे नहीं बने, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया। प्रैक्टिस ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ये हमारे वेरिएबल्स हैं ना, अभी हमने ये डिस्प्ले की थी, ये शीट तो यहाँ तक डिस्प्ले होकर ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ तक वैल्यू आ गई नेट सैलरी। तो ये जो आप टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? इन टेम्परेरी वेरिएबल से तो कर रहे हैं। अगर इन टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं जाती तो क्या आप इंसर्ट की स्टेटमेंट रन कर पाते? ये टेम्परेरी एरिया, वेरिएबल बफर के अंदर एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेरी एरिया है जहाँ पर आप कुछ वैल्यू रखते हैं, ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करते हैं, देन डिस्ट्रॉय। जैसा कि अभी हमने किया, पूरी शीट उसने डिस्प्ले की, टेबल में इंसर्शन किया, अब क्या है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एग्जीक्यूट। अब तो बफर में ये रखा हुआ है, वो वेरिएबल तो गए, ओवरराइट हो गए। अब तो आपके पास ये क्या रखा हुआ है, ये क्यूरी की इंफॉर्मेशन, और ये कब तक है, जब तक आप नेक्स्ट कोई स्टेप नहीं ले लेते, कोई नेक्स्ट क्यूरी आप यूज़ नहीं कर लेते, तब तक है।
ठीक है, ये क्यूरी तो समझ में आ गई ना? एसक्यूएल में ज्वाइनिंग तो की होगी आपने। चलिए, ये था आपका प्रीवियस क्लास का असाइनमेंट। चलिए, डिक्लेयर, हमने एक वेरिएबल लिया एनी अंडरस्कोर नंबर, सही। डेटा टाइप कैसी होगी इसकी? नंबर, कॉलम इक्वल टू m% ऑफ एनी नंबर। हमने यूजर से कहा कि आप कोई सा भी नंबर दे दें। हमें ये बताना है कि ये जो यूजर ने नंबर दिया है ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक। अगर मैं आपको कोई नंबर बताता हूँ, मैंने कहा 5, आप कह रहे हैं क्या है ये? पॉजिटिव। और मैं अगर कह रहा हूँ -5 तो आप कह रहे हैं ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहे हैं आप, पहचान कैसे कर रहे हैं? माइनस के साइन से। इसके अलावा कोई और? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। काउंटिंग अगर आप करते हैं तो जो वैल्यू 0 से लेस होती जा रही हैं वो सारी की सारी नेगेटिव हैं, और जो वैल्यू 0 से प्लस में जा रही हैं आफ्टर 0 हैं वो सारी की सारी प्लस वैल्यूज़ हैं, सही। ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम यहाँ वैल्यू को जनरेट करेंगे। बिगिन में आए, बिगिन में आने के बाद हमने कहा कि इफ़ एनी नंबर, आप जो भी नंबर देंगे वो नंबर कहाँ पे स्टोर होगा? इस वेरिएबल के अंदर। अगर हमने कहा कि ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई पॉजिटिव नंबर दे दिया है, ठीक। m% ऑफ d, योर नंबर इज पॉजिटिव। सोच लो, जीरो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई साइन नहीं होता, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है, मिडिल लेवल के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास थोड़ा सा मैट्रिक का मैथ पढ़ लें। ये नंबर है ना हमारे पास 0 है, 0 के बाद 1 2 3 और नंबर प्लस होते जा रहे हैं, और ये नंबर -1 -2, तो ये क्या है? ये न्यूट्रल नंबर है, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव में। आप इसको बेस रखते हुए चेक करेंगे कि कोई नंबर अगर ग्रेटर है तो सारा पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो फिर नेगेटिव। बस ये मेन कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे हैं ना तो सारा बेस प्रोग्रामिंग पे नहीं करता, आपको सिर्फ थोड़ी सी और भी वर्किंग देखनी होती है कि एडिशनल टास्क क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप एक शीट बना रहे हैं, सैलरी शीट बना रहे हैं, तो सैलरी शीट बनाने के लिए टैक्स की इन्फॉर्मेशन भी तो आपको चाहिए होगी कि टैक्स कौन सी सैलरी के ऊपर कितना लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है बल्कि अदर इन्फॉर्मेशन के साथ ही बनेगा, जिस तरह मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो हमने कहा कि ये नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि आपका नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो क्या एनी अंडरस्कोर नंबर, क्योंकि यहाँ 3 पॉसिबिलिटी हैं। 3 क्या है कि नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और शायद आप 0 भी दे दें। 0 कोई नंबर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए हमें 2 चेक करने पड़ेंगे। हमने कहा कि अगर लेस देन 0 है तो फिर देन क्या करो? नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव के लिए माइनस। एल्स तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? m% ऑफ d, योर नंबर इज 0, और हमने आपके एनी नंबर को डिस्प्ले कर दिया। एंड इफ और एनी नंबर मैंने दिया है इसको 8, कह रहा है योर नंबर इज पॉजिटिव, सही। चेक किया क्या 0 से ग्रेटर है? जी हाँ ग्रेटर है, उसने फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप इस तरह की मल्टीपल कंडीशन देते हैं ना तो पहली कंडीशन को चेक करता है। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो तो बस यहीं पर डिस्प्ले करके
आगे किसी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, क्योंकि एक वक्त में एक ही पॉसिबिलिटी होगी। सही, मल्टीपल कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। अगेन रन किया और इसको कहा कि -10 योर नंबर इज नेगेटिव, और अगर आपको दिया 0 योर नंबर इज 0। ठीक है, हमने ये चेक किया कि यूज़र ने कौन सी वैल्यू दी है, उसके मुताबिक उसको आंसर रिटर्न कर दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। जितनी पॉसिबिलिटी होंगी इतने चेक्स आपको लगाने होंगे। सही, 3 पॉसिबिलिटी थी, आपको 2 चेक लाजमी लगाने होंगे, क्योंकि अगर 2 कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यकीनन थर्ड तो होगी, एल्स की कंडीशन दे दें। ठीक है जी, हमारे पास 3 ही रूम है, 3, 0, 1, 2, 3। ऊपर फ्लोर की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ थर्ड फ्लोर की बात कर रहे हैं। अगर क्लास 0-1 में हो रही है, आपने देखी नहीं हो रही, आप आए 0-2 में हो रही है, नहीं हो रही, यकीनन थर्ड में तो होगी। थर्ड में भी नहीं हो रही तो फिर चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, लैब, शायद प्रैक्टिकल के लैब में मूव हो गए। तो जितनी पॉसिबिलिटी है 4 है, तो आप 3 को चेक करें, 1, 2, 3, तीनों में नहीं है, यकीनन फिर वहां पे तो होंगे ही होंगे। सही, बात क्लियर हो रही? अच्छा जी, अब एक काम और करते हैं, एक और नंबर लेते हैं यूजर से और ये बताएंगे उसको कि नंबर इवन है या ऑड है। सही, अब इवन ऑड को आइडेंटिफाई कैसे करें, इसको तो हमने 0 पर देख लिया था। इवन ऑड का क्या सिनेरियो है, मल्टीपल ऑफ 2, और जी इसके अलावा कंडीशन, अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो इवन, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है तो फिर यानी 2 के टेबल में आ जाए, 2 का टेबल आना चाहिए इसका मतलब। अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, लेट सपोज आपके पास नंबर है 3/2, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, लेकिन अगर आपके पास 8/2 है तो ये 4 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, और एंड में जाकर क्या नंबर रहेगा आपके पास, लोएस्ट लेवल पे भी आप ले जाएंगे तो 0 रहेगा, 1 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर आपके पास 2 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर इवन। और अगर इसके अलावा कोई भी नंबर लेट सपोज 9 ही है और आप 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, किसी भी लेवल के ऊपर ग्रेटर देन 0 आएगा, राउंड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा बिहेव रहेगा, ये हमारी लॉजिक होगी कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इवन है या ऑड है। क्लियर? हमेशा रखिएगा कि आप घर से एक आइटम लेने निकले, अब आइटम लेने अगर आप निकले तो आपको ये तो पता होगा ना कि आप लेने के जा रहे हो, और उसी की फिर आप शॉप भी तलाश करेंगे। नियरेस्ट आपकी शॉप थी, आपको पता है, लेकिन रमज़ान है, मॉर्निंग में देर से खुलेगी तो आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि मैं लेने के निकला हूँ, भूल गए, तो फिर घूमते रहेंगे पूरे दिन। ऐसा ही है। तो यहाँ भी बस थोड़ा सा यही मसला है कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं ना, तो आप पहले टारगेट बनाइए कि आपको क्या चीज़ चाहिए और इसकी लॉजिक क्या होगी। अब मुझे ये चाहिए कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो मुझे रिमाइंडर की वैल्यू रिटर्न करके बताएगा। मैं इस रिमाइंडर से गेट कर लूँगा कि रिमाइंडर अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो नंबर ऑड है, और अगर 0 है तो इवन। मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए। एसक्यूएल पीएल के लिए आपके पास इस वक्त सबसे अच्छा और आजकल जो बहुत ज़्यादा कामयाब तरीन मेथड है वो आप नेट पे सर्च करें, रिमाइंडर्स की वैल्यू के लिए वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपकी पीएल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना हेल्थ तो आपके हैंड आउट में टोटल लिखी हुई है। वजह क्या है कि वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं, प्रैक्टिस इतनी हुई नहीं है। यहाँ हमारे पास क्या मेथड है, एक नंबर लिया यूज़र से, एनी नंबर,
इवन और ऑड को चेक करेंगे। एक नंबर आपने दे दिया, हमने कहा कि इफ एनी अंडरस्कोर नंबर मॉड 2, मॉड क्या करेगा, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देगा और डिवाइड करने के बाद रिटर्न करेगा आपको रिमाइंडर वैल्यू। रिमाइंडर करेगा, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन ये क्या करेगा, आपको रिमाइंडर दे देगा। ये तो आपको चेक करना है कि 0 हो तो क्या होगा और 1 होगा तो क्या होगा। हमने कहा कि अगर इस पूरे कंप्यूटेड वैल्यू की रिटर्न वैल्यू अगर बराबर होती है 0 के, तो देन क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका नंबर m% ऑफ d, योर नंबर इज इवन। और नंबर को भी डिस्प्ले कर दें, एनी अंडरस्कोर नंबर। सही। अगर ऐसा नहीं है, एल्स योर नंबर इज ऑड एंड इफ। इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी तो नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव में तो 0 था, लेकिन नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा। 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, तो इसमें अल्टरनेट नंबर ही होते हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। जब 2 पॉसिबिलिटी तो चेक किसको करें, एक को। एक नहीं होगा तो दूसरा तो हो गई, दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं। 8 नंबर इज इवन। 9 0। जीरो के लिए अगर चेक लगाना चाहते हैं कि 0 वैल्यू नहीं हो, तो एक काम और करें, ये प्रोग्राम है, यहाँ आने से पहले चेक करो कि इफ़ एनी अंडरस्कोर नंबर ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से ग्रेटर देन हो तो ये सारा काम करना है। एल्स m% ऑफ d, मैसेज दे दें, योर नंबर इज 0। और यहाँ पे एंड इफ। और अगर आपने दिया 0 तो आपको वैल्यू दे देगा। सही। बजाय इसका आपका रिजल्ट ख़राब हो, वो इस पूरे प्रोसेस में जाएगा ही नहीं। ये पूरा ब्लॉक कब परफॉर्म करना है, जब ग्रेटर देन 0। ठीक। पीएल कोड है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लॉजिक आपके पास होनी चाहिए कि आपको करना किस तरह से, सॉल्व किस तरह से करना। क्या चीज़? इवन ऑड किस लिए यूज़ होता है, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप सीरीज जनरेट कर रहे हैं, सीरीज जनरेट जो हो रही है वो आप सोचते हैं कि सारे इवन नंबर पर जनरेट होनी चाहिए, ऑड नंबर पर जनरेट होनी चाहिए। रमज़ान में ताकरात हैं, इवन है ऑड है, ऑड में होंगी, तो उनका शेड्यूलिंग आपको चाहिए, तो वो वैल्यू चाहिए। इस तरह की वैल्यूज़ कंप्यूट करने के लिए हमें तमाम तरह स्टेप लेने होंगे। सही। मज़ीद ये है कि आपके पास अभी आपने बनाई सैलरी शीट, बनाई मार्कशीट क्रिएट की। अब सम टाइम ऐसा होता है कि हम नाम लिख रहे हैं तो हमारे पास सबसे शॉर्ट नेम कौन सा हो सकता है, कम से कम अल्फ़ाबेट्स का। अली हो सकता है, 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का तो कोई नहीं होता। अगर यूज़र ने 2 डिजिट दे दिया तो वो तो वहाँ भी उसको लेगा और शीट कंप्लीट करेगा, मार्कशीट भी कंप्लीट कर देगा और इन्फॉर्मेशन भी पास करेगा। आप ये चेक लगाना चाहते हैं कि यूज़र जो है 3 या 3 से ग्रेटर नंबर तो दे दे, लेस नहीं देना चाहिए। सही। आपने क्या किया, वहाँ पे आपके पास एक नंबर है v_ename,
डेटा टाइप कैसी है, वर्डचार 2, लेंथ आपने ले ली इसकी 20, कॉलन इक्वल टू सिंगल कोट, और आपने यूज़र से नेम गेट कर लिया, यूज़र ने नेम आपको दे दिया। अच्छा, और इस नेम को आप डिस्प्ले करवा, एंड इफ यहाँ पर आ जाए कोई भी नंबर हो तो उस नंबर के साथ क्या करेगा ये, एम्परसन ऑफ डी, योर नेम इज़, और आपका नेम जो है आपने जो भी दिया वो डिस्प्ले कर देगा, v_e नेम, नेम दे दें। नेम मैंने अली लिख रहा था लेकिन लिखते लिखते गलती से आई के बजाय इंटर प्रेस हो गया, आगे बढ़ा, उसने कहा नंबर दे दें, मैंने नंबर दे दिया, कह रहा है A1 है और आपका नेम क्या है AL, हालांकि अली लिखना चाह रहा था मैं। यहाँ इसको रोकना है, कोड के ऊपर आए, कोड पे आते ही डिस्प्ले किया नेम, यहाँ नेम डिस्प्ले हो रहा है ना, इस लाइन के ऊपर नेम डिस्प्ले हो रहा है। तो इस लाइन से पहले हमने यहाँ पे चेक किया, इफ लेंथ ऑफ v_e नेम ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन क्या करे, ये स्टेप ले, क्या के नाम को डिस्प्ले कर दे। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो इवन और तो बताएगा ही, उस पर तो कंडीशन नहीं है, तो नेम डिस्प्ले करते वक्त हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो फिर एल्स क्या मैसेज दे दे, एम्परसेंट ऑफ डी, योर लेस देन 3 करेक्टर। कहाँ, लेंथ के फंक्शन में सही। नेम दे दें, नेम दिया मैंने और वही नंबर दे दिया, 5000 दे दिया लेकिन नेम डिस्प्ले नहीं किया। अच्छा, अगर मैं देता हूँ 5 और मैंने नेम, अच्छा उल्टा हो गया, नेम मैंने कंप्लीट दिया और नंबर दे दिया, तो कह रहा आपका नेम ये है। क्या करेगा, सर हम नेम देते हैं और नंबर हम 0 दे देते हैं, अब वो नेम भी डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। इसको फिर अगर आप चाहते हो कि हर की 0 के साथ भी, तो फिर एक काम ये करें कि कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना 0 वगैरह की, तो ये कोड था आपका, ये पूरा कोड यहाँ से गेट करें, कंट्रोल X, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है ना, इसके बाद आगे लगा, नेम कह रहा है, नेम हमने दिया अली और नंबर दे दिया लेट सपोज 0, सही। नेम कह रहा है तो नेम हमने दे दिया अली प्रॉपर इवन, नेम दिया और नंबर दिया इसको 5 और, तो अब नेम आपका अगर वैलिड होगा तो हर नंबर के साथ दे देगा। ये फिर आपको अपनी कंडीशंस की वैल्यू देखनी होगी कि कौन सा ब्लॉक किस प्लेस पर आएगा, पोजीशन चेंज की तो वैल्यू भी चेंज होगी। वहाँ चेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही आपको रोक देगा, क्योंकि उसकी डेटा टाइप जो है ना नंबर, इसको जो है आप कन्वर्ट करो वर्डचार के अंदर, ताकि ये एरर यहाँ से नहीं रहे। आप खुद कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना, तो ये यहाँ इसको कन्वर्ट करें आप पहले करैक्टर के अंदर। करैक्टर में कन्वर्ट करने से क्या होगा, कोई भी वैल्यू, इवन आप अगर नल भी दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएगा, और फिर आप चेक कर लें कि नंबर ग्रेटर देन या ये वैल्यू तो नहीं है, तो फिर कंट्रोल आपके हाथ में, वरना ये कुछ वैल्यूज़ हैं।
डेटा टाइप का इशू आ गया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलें जी, आ जाइए आगे। डिक्लेयर, हमने एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल का नाम रखा आउटर। डेटा टाइप कैसी होगी? नंबर। कॉलन इक्वल टू वैल्यू इसकी दे दी हमने 10। बिगिन में आए और बिगिन में आने के बाद हमने कहा कि m%d वैल्यू ऑफ आउटर और डिस्प्ले कर दिया वेरिएबल आउटर का, और यहाँ पे हमारा ब्लॉक एंड। मैं रन करूँगा, क्या मैसेज देगा? वैल्यू ऑफ आउटर इज 10, ये इसका आंसर होगा। ये हमारा एक ब्लॉक है। एज पर रिक्वायर्ड हम एक ब्लॉक के अंदर मजीद नेस्टेड ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक, प्राइवेट पर्पस के लिए। भाई हमारे पास ये पूरा फ्लोर था, जितनी ज़रूरत थी हमने उसके मुताबिक लैब का एक अलग पोर्शन दिया, रूम्स का अलग पोर्शन दिया, लाइब्रेरी का एक अलग दिया। अब ये जो रूम बना हुआ है, क्या इसके पार्टीशन नहीं कर सकते हम? अगर रिक्वायर्ड है तो बिल्कुल करें, कोई पाबंदी तो नहीं है। एक के बजाय और मजीद 4 में डिवाइड कर दें इसको, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी सब क्लासेस आप बनाना चाहते हैं, इतने आप पार्टीशन बना सकते हैं, इतने ही नेस्टेड ब्लॉक बना सकते हैं। यहाँ हमें एक वैल्यू चाहिए थी और वैल्यू के बाद हमें एक और ज़रूरत पड़ गई नेस्टेड ब्लॉक की, तो हमने यहाँ बिगिन के बाद एक बनाया नेस्टेड ब्लॉक। नेस्टेड ब्लॉक कहाँ से होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक इसका एंड से पहले। एंड ऑफ नेस्टेड ब्लॉक। इसमें हमने एक और ब्लॉक डिक्लेयर किया, डिक्लेयर, और इसमें एक वेरिएबल लिया इनर। डेटा टाइप कैसी होगी? नंबर। कॉलन इक्वल टू वैल्यू क्या होगी इसकी? 20। सही। बिगिन में आया और बिगिन में आने के बाद m%d हमने कहा कि वैल्यू ऑफ आउटर, जो बाहर हम वेरिएबल क्रिएट करके आए थे, क्या उस वेरिएबल की वैल्यू इस इनर ब्लॉक के अंदर शो हो सकती है? हमने ये चेक किया, आउटर वेरिएबल, और फिर ये देखा कि अब हमारा भी तो एक अपना वेरिएबल है m%d वैल्यू ऑफ इनर, तो इसमें हमारा वेरिएबल इनर रखा हुआ है और ये हमारे वेरिएबल का एंड। ठीक, इन दोनों लाइनों को लिया जिसमें इनर भी है और आउटर भी है, कॉपी किया, और जहाँ पर नेस्टेड ब्लॉक ख़त्म हो रहा है, एंड ऑफ नेस्टेड ब्लॉक, इसके बाहर देखा कि इसके बाहर क्या दोनों वेरिएबल अवेलेबल हैं। क्लियर? जब नेस्टेड ब्लॉक क्रिएट ही नहीं हुआ था तो मैं इनर का जिक्र इससे पहले कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो वेरिएबल क्रिएट ही नहीं हुआ, तो फिर आप जिक्र कहाँ से करेंगे? इसलिए यहाँ सिर्फ आउटर को यूज़ किया था। इनर आया, इनर से पहले आउटर ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने सिर्फ ये चेक किया कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप आउटर को यूज़ करें, इसलिए अपना इनर ब्लॉक का इनर वेरिएबल भी डिस्प्ले कर लिया और आउटर वेरिएबल भी यूज़ कर लिया। जब आउटर इनर ब्लॉक ख़त्म हो गया तो इनर ब्लॉक के बाद देखा कि अब आउटर और इनर दोनों डिस्प्ले होंगे या नहीं होंगे। कह रहा है कि आइडेंटिफायर इनर मस्ट बी डिक्लेयर। आइडेंटिफायर, ये जो आपके पास वेरिएबल नेम है, मस्ट बी डिक्लेयर, इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। एरर को गौर से पढ़िएगा, ये एरर उस वक्त आपके पास आएगा जब आप कोई ऐसा फील्ड नेम EMP टेबल से गेट कर रहे होंगे जो टेबल में मौजूद नहीं है।
आपने कहा सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम ईएमपी, मैसेज आ जाएगा, क्योंकि ईएमपी टेबल में टेक्स्ट की कोई फील्ड नहीं है। आपने कहा ई नेम फ्रॉम कॉपी अंडरस्कोर ईएमपी, तो कॉपी अंडरस्कोर ईएमपी अभी हमने क्रिएट किया था, लेकिन उसमें ई नेम की फील्ड नहीं है, मैसेज आ जाएगा मस्ट बी डिक्लेयर। तो ये आइडेंटिफायर मस्ट बी डिक्लेयर उस वक्त आएगा जब आप कोई ऐसा कॉलम का नेम दे दें जो टेबल में एग्जिस्ट नहीं है और आपके कोड में अवेलेबल नहीं है। ठीक, अब मसला ये है कि यह इनर वेरिएबल है नहीं क्या, इनर वेरिएबल ये रहा और मैंने डिक्लेयर के सही ब्लॉक में रखा हुआ है, आउटर वाले में नहीं है। ये कौन सी लाइन पे एरर आया है? 14, ये रही 14 इनर ब्लॉक में कह रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर जो आपने वेरिएबल दिया है ये वेरिएबल का है, और असल में हुआ ये था कि हमारा नेस्टेड ब्लॉक तो बस इतना है और इस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर तक ही वैलिड है, इसके अलावा नहीं है। ठीक भाई, ये डेवलपर की क्लास है, नेक्स्ट रूम के अंदर डीबीए की क्लास है, नेक्स्ट के अंदर बीबीए। आपकी जो आईडी कार्ड है वो कौन से रूम में वैलिड है? वो सिर्फ आपके रूम में वैलिड है और कहीं पे नहीं है इसी इदारे का, लेकिन सिर्फ इस रूम के लिए। ये वेरिएबल हमारे इस कंप्लीट ब्लॉक का पार्ट ज़रूर है, लेकिन ये पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट है। आपका जो आईडी कार्ड है वो प्राइवेट वैल्यू है, सिर्फ इस रूम के लिए है, कहीं और अवेलेबल नहीं है। पब्लिक और प्राइवेट, जिसको आप प्राइवेसी चाहते हैं दूसरे एक्सेस नहीं करें, तो हम उसको एक छोटे से ब्लॉक में क्रिएट कर लेते हैं ताकि दूसरे लोग इस तक नहीं पहुँचें। तो सर बाहर से कोई नहीं जानता? बाहर कोई नहीं जानता। इस हाईलाइटेड लाइन नंबर 6 से लेकर 11 के अलावा अननोन है, सबके लिए अननोन है। आउटर कहीं भी यूज होगा, आउटर कहीं पर भी यूज होगा। एक नोटिस आया मेरे पास कि जी इस क्लास को एक अनाउंसमेंट करवा दें, वो अनाउंसमेंट मैंने बोर्ड पे लिख दी। ये अनाउंसमेंट मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो क्या ये तीनों क्लासेस वाले पढ़ लेंगे इसको? ये सिर्फ आपके लिए, किसी के लिए नहीं, ना उनके लिए ना इनके लिए, ये टाइमिंग सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन अगर इसी वर्डिंग को ले जाकर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया तो सब एक्सेस करेंगे उसको। ये है प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट। ये जो रूम में लिखा हुआ है ये आपका प्राइवेट मटेरियल है और जो नोटिस बोर्ड पर है वो पब्लिक है। 3 रूम के अलावा भी कोई अगर विजिटर भी आएगा तो वो भी एक्सेस करेगा उसको। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो पब्लिक है, जिसको हर पर्सन एक्सेस कर सकता है, हर जगह अवेलेबल है, वो पब्लिक का सिनेरियो है। और जिसको कुछ पार्टिकुलर प्लेसेस पर यूज़ किया जाएगा वो प्राइवेट है। तो हमारा ये इनर वेरिएबल जो है ना, लाइन नंबर 6 से लेकर 11 तक वैलिड है। ये सिर्फ यहीं तक वर्किंग कर सकता है, इसके बाहर इसकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। लाइन नंबर 14 पर आ रहा था, ये रही लाइन नंबर 14। जाके पहले इसको रिमूव कर देते हैं। लाइन नंबर 14, यहां से हमने इस लाइन को खत्म कर दिया। स्टार्ट हुआ, आउटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, लाइन नंबर 10 वैल्यू 10 इनिशियलाइज हो गई। बिगिन में आया, आपने कहा वैल्यू डिस्प्ले कर दें, तो ये वैल्यू ऑफ आउटर डिस्प्ले हो गई। डिक्लेयर किया इनर ब्लॉक 20 और इनर में आने के बाद फिर आपने कहा वैल्यू ऑफ आउटर, तो दूसरी बार वैल्यू ऑफ आउटर दोबारा यूज हो गई। वैल्यू ऑफ इनर, वेरिएबल इनर 20 सिर्फ 1 टाइम क्रिएट हुआ क्योंकि ये सिर्फ ब्लॉक में ही यूज होगा। ये प्राइवेट ब्लॉक खत्म हुआ और फिर वैल्यू ऑफ आउटर की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो आउटर लेयर पर वेरिएबल है वो हर जगह एक्सेसिबल है, आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर वर्डिंग और चेंज कर दें तो नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी आसानी रहेगी। वैल्यू ऑफ आउटर ब्लॉक, वैल्यू ऑफ आउटर इन इनर ब्लॉक, ये तो है ही इनर ब्लॉक का। वैल्यू ऑफ आउटर आफ्टर इनर ब्लॉक,
यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद हमने कहा कि एक काम ये करो आप कि जो वेरिएबल हमारा आउटर है, आउटर के अंदर आप रखो आउटर की वैल्यू और प्लस कर दो इनर की वैल्यू। आउटर की वैल्यू कितनी थी 10, इनर की कितनी है 20। ठीक, आफ्टर इनर ब्लॉक भी चेंज कर दिया। हाँ क्योंकि ये इसके बाद अपडेट हो चुका ना। अब पहले तो आपने कहा था 10, तो वैल्यू ऑफ आउटर इन आउटर ब्लॉक, वैल्यू ऑफ आउटर इन आउटर ब्लॉक तो 10 ही थी, कोई अफेक्टेड नहीं था, अपडेट नहीं हुई थी। फिर वापस आए, हमने कहा इनर ब्लॉक के अंदर क्या करो कि आउटर की अपनी वैल्यू यानी 10 और इनर का 20 दोनों का सम करके वापस इसी में स्टोर कर दो, ओवरराइट कर दो। तो उसने 10 के ऊपर 30 को ओवरराइट कर दिया। वैल्यू ऑफ आउटर इन इनर ब्लॉक, वैल्यू ऑफ आउटर इन इनर ब्लॉक, अपडेटेड वैल्यू। अब इस 30 के बाद कहीं दोबारा अपडेट हुआ? दोबारा तो नहीं हुआ, लिहाजा वो 30 ही अपडेट होके डिस्प्ले हो गया। पहले वो कैलकुलेशंस जो की वो हमने इनर में की है, लेकिन वो आउटर में भी इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि आफ्टर आउटर जो है हर जगह एक्सेसिबल है। नहीं, जैसे इनर में हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, वो आउटर में उसको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या है, लेकिन हमने आउटर इनर में अगर कोई कैलकुलेशन की है तो वो आउटर के वेरिएबल पे इफेक्ट है। बिल्कुल अफेक्टेड, क्योंकि आउटर को आप हर जगह यूज कर सकते हो, हर जगह पॉसिबल है कि आप उसको यूटिलाइज कर लें। ये ब्लॉक है हमारे पास, ये ब्लॉक हमारे पास आ गया आउटर का, और ये ब्लॉक आपने क्रिएट कर लिया इनर का। अब ये आउटर वाला यहाँ पर भी एक्सेसिबल है, लेकिन इनर वाले की तो बाउंड्री बस यही है। अगर आप इनर को यहाँ यूज करोगे तो उसने एरर दिया था लाइन नंबर 14 पर, लेकिन आउटर यहाँ पर भी वैलिड है, और इस ब्लॉक के बाहर जैसे निकला तो यहाँ तो अवेलेबिलिटी है ना, ये एरिया तो ओपन है, तो यहाँ पर भी अवेलेबल है। 3 स्टेजेस है, आउटर को हर जगह यूज कर सकते हो आप। किसका? लूप्स का अभी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ये अभी सिर्फ इस प्राइवेट ब्लॉक की हद तक है, ये सिर्फ इस प्राइवेट ब्लॉक की हद तक है, इसके बाहर नहीं। इसके बाहर इसलिए नहीं है क्योंकि ये परमानेंट स्टोर हुआ ही नहीं है। नहीं, और हो ही नहीं सकता क्योंकि प्राइवेट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट आपके पास चलेगा ना, रेफरेंसेस का कॉन्सेप्ट, वो जब होगा जब आप प्रोसीजर या फंक्शन क्रिएट करेंगे। अभी इनोमियस है, अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्लियर बफर करते हैं ख़त्म। तो अभी इसलिए इसका कोई फ़ायदा है नहीं, वो तो फिर हम जब रेफरेंसेस वगैरह करेंगे तो वहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, एक हमने कंस्टेंट अप्लाई कर दिया है यहाँ पर, कांस्टेंट का। अब इसको यहाँ चेंज करने से उसने लाइन नंबर 2 पे एरर नहीं दिया, बल्कि लाइन नंबर 9 पे एरर दिया है। क्यों? क्योंकि अब आप इसको अपडेट करने जा रहे हैं। ऊपर आपने कह दिया कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, अब कोई भी ब्लॉक इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कांस्टेंट वैल्यू। कह रहा है कि एक्सप्रेशंस आउटर कैन नॉट बी यूज्ड एज एन असाइनमेंट टारगेट। आप इस टारगेट के लिए इस ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने इसको कांस्टेंट क्रिएट कर दिया है। लास्ट टाइम हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया था यूज़र नेम और शायद सिसडेट के लिए। अब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। आपके पास वैल्यू 10 तो है, आप इसको यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आए, आने के बाद हमने कहा कि अच्छा जी लाइन नंबर इस पर अपडेशन हो रही है, तो इसको हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया।
कह रहा इट्स ओके। प्रॉब्लम्स कहाँ पे थी? अपडेट पर थी। क्यों? क्योंकि क्रिएट के वक्त हमने बता दिया था कि कांस्टेंट है, इसको कोई भी इनर ब्लॉक के अंदर अब अपडेट नहीं कर सकता। पहले तो हमने क्या कहा था, वैल्यू हमारे पास जो शो हुई थी वो 10 के बाद 30 में कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि आउटर को हमने अपडेट करवा दिया था। लेकिन अब अपडेट नहीं हो सकता, लिहाजा आप कोई ऐसा वेरिएबल जिसको आप चाहते हैं कि ये अपडेट नहीं हो सके, तो उसको आप सिर्फ कांस्टेंट का एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, थ्रूआउट द प्रोग्राम वैल्यू सेम ही रहेगी। सेम रहेगा कंप्लीट कोड के अंदर। आप किसी भी लेवल के ऊपर आप अपडेट नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर इसको रिजल्ट आपको वो 30 वाला ही चाहिए तो फिर एक काम और करें, एक वेरिएबल और ले लें। हमने वेरिएबल ले लिया टेस्ट के नाम से, डेटा टाइप रखी नंबर कॉलन इक्वल टू 0, और यहाँ पर आकर इसे आउटर के बजाय हमने कहा कि आप इसको टेस्ट में स्टोर कर दो, और वैल्यू ऑफ इनर, इनर नहीं बल्कि टेस्ट इन इनर ब्लॉक, और यहाँ पे वैल्यू रख दें आप टेस्ट की। वैल्यू ऑफ टेस्ट इन इनर ब्लॉक, तो वो वैल्यू अगर आपको चाहिए तो फिर आप किसी और जगह पर मूव करके सम लेंगे, सेम वेरिएबल पे नहीं कर सकते। ओरिजिनल वैल्यू उसकी ओरिजिनल ही रहेगी। आउटर की वैल्यू हमने क्या रखी थी? 10 रखी थी, बस ये अपडेट नहीं हो सकती। आप गेट करके नए वेरिएबल में तो स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन सेम वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ओवरराइटिंग नहीं होगी। जैसे आपने शायद देखा हो कि हम जब प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं मुख्तलिफ टाइप के, तो बास के ऊपर आइटम पर रेट प्रिंटेड होते हैं। कंपनी नहीं चाहती कि हमारे रेट वेरी करें, किसी एरिया में कुछ और बिक रहा है तो किसी एरिया में कुछ और, ऐसा नहीं है, लिहाजा वो उस पर प्रिंट कर देते हैं। लेकिन सम आइटम के ऊपर नहीं होते। ऑन रिक्वायरमेंट ऑन पोजीशन आप जितने लेना चाहो लो, तो उसमें ऐसा होता है कहीं वो 10 का मिल रहा है तो कहीं 100 का मिल रहा है। लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी का आइटम है, उसके ऊपर रेट प्रिंटेड है, कांस्टेंट है, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। इवन इस पर कोई स्टिकर या किसी ने मार्किंग की हो तो आप खुद ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि इसके ओरिजिनल रेट तो मिटे हुए। ये कांस्टेंट का बिहेव है। ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होंगी। टैक्स का रेट है, टैक्स का रेट 10% है। कोई भी एम्प्लॉय हो, किसी भी तरह का कोई भी सैलरी हो, हमें सिर्फ 10% देना है। तो क्या करें, टैक्स क्रिएट करें और इक्वल टू 10% कांस्टेंट पे लगा दें उसको। फिर वो लॉजिक नहीं रहेगी कि सैलरी ग्रेटर देन इतनी हो तो इतना टैक्स हो, इतनी हो तो इतना टैक्स हो। कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है। ईद आ रही है, बोनस मिल रहा है, सबके लिए 10% है, 5% है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जिसको आप चाहते हैं कि ये वैल्यू अनचेंजेबल में रिकॉर्ड हो, तो उसके लिए कांस्टेंट का कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? इसको स्टडी कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे, तो पहले हम उसको डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। जैसे कि आज थोड़ा सा टारगेट हमने किया था प्रीवियस क्लास का। सही, आज का टॉपिक यहीं रोकते हैं। एक असाइनमेंट आपका अभी के लिए ही है, उसको आप कंप्लीट करें। जो हेल्प चाहिए मुझे बुला के हेल्प लें, लेकिन क्रिएट ज़रूर करें।